नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। क्या मध्य प्रदेश भाजपा में दरार आ गई है? दरअसल एक कार्यक्रम में भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मंच पर पीछे कुर्सी मिलने से रूठी हुई हैं। वह इतनी नाराज हुई कि कार्यक्रम ही छोड़कर चली गई। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल भोपाल में शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सहित कई भाजपा नेता पहुंचे थे। पुराने भोपाल के इस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में नेताओं के बैठने के लिए बड़ा मंच तैयार किया गया था। बताया जा रहा है कि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी सही समय पर यहां पहुंच गई थी। जब वह यहां पहुंची तो मंच पर उन्होंने देखा कि उन्हें पिछली पंक्ति में कुर्सी मिली है। इतना देखते ही वो नाराज हो गई। वहां मौजूद स्थानीय नेताओं और साध्वी प्रज्ञा नाराज नजर आई। नाराज साध्वी प्रज्ञा को बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं मानी और मुख्यमंत्री के आने से पहले ही कार्यक्रम से उठकर चली गई। इस पीड़ा से वह उभर नहीं पाई। हालांकि कार्यक्रम में पीछे की कुर्सी मिलने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अन्य कार्यक्रम में उनकी नाराजगी जुबान पर आ ही गई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नाराजगी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम में उन्हें पीछे कुर्सी दी गई थी मंच पर। उसके बाद वे काफी नाराज नजर आई और वो जो कार्यक्रम है बीच में ही छोड़कर चली गई। ये जानकारी मिल रही है और इसी के साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या साध्वी प्रज्ञा बीजेपी से नाराज है, क्या मध्य प्रदेश भाजपा में किसी तरह की दरार आ गई है। ये तमाम कयास इस समय लगाए जा रहे हैं और ये अहम जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। शैलेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। ये क्या कुछ माजरा है? बताया जा रहा है कि बीच कार्यक्रम में ही साध्वी प्रज्ञा चली गई, जब तक कि मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे थे उससे पहले ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपना कार्यक्रम छोड़कर चली गई। वजह क्या कुछ है? क्या कोई नाराजगी चल रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। लगातार जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस सरकार में जहां दिग्विजय सिंह के अपोजिट में सांसद को लेकर जहां साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने में तत्काल सदस्यता लेने के बाद यहाँ बीजेपी में शामिल हुई, तो वर्तमान में अगर मंच शेयर की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पे ये भी सामने आता है कि इस तरह से साध्वी प्रज्ञा कार्यक्रम के पूर्व में शामिल हो गई थी। उसके बाद यहाँ साफ तौर पे मंच पर उनको सेकेंड रो में रखा गया, तो कहीं ना कहीं मतलब इसका नाराजगी देखी गई और इस मामले को लेकर मंच के कार्यक्रम के पूर्व साध्वी प्रज्ञा ऐसे चली गई थी। बिल्कुल, क्या उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई शैलेंद्र? और इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है सरकार का? जी देखिए, जिस तरह से सांसद की अगर वरिष्ठजनों की बात करें तो पूर्व में यहाँ पर आलोक संजय सांसद भोपाल के थे। वर्तमान में दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर साध्वी प्रज्ञा निश्चित ही भोपाल में एक जनमत यहाँ पर हासिल किया। लेकिन अगर दूसरे पहलू पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी में शामिल तत्कालिक सदस्यता के बाद साध्वी प्रज्ञा यहाँ शामिल हुई, तो इसको देखने में यह भी आता है कि पार्टी की जो तमाम यहाँ समीक्षा और मंथन वाली बैठकों में साध्वी प्रज्ञा दूर रहती है और उसको मतलब इस दूसरे पहलू से भी देखा जाएगा कि इनको इनविटेशन नहीं किया जाता है, बुलाया नहीं जाता है। तो चूंकि साध्वी प्रज्ञा के ऊपर हिंदुत्व इसका हिंदुत्व आतंकवाद का एक बड़ा मामला भी दर्ज है, जो कि महाराष्ट्र मालेगांव केस का यह मामला चल रहा है। उस पहलू को भी अगर गौर करें तो ये भी चल रहा है। तो ऐसे में क्या ये पूरा जो मसला है, क्या वो बीजेपी आला कमान तक पहुंचा हुआ है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा सिंह को जो है इस समय दरकिनार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है अब तो जगजाहिर होने लगी है, मीडिया के सामने भी अब तो खुलकर ये नाराजगी आने लगी है। डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे ये? जी बिल्कुल, वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिस तरह से
तमाम मालेगांव बम ब्लास्ट के केस में साध्वी प्रज्ञा का मामला विचाराधीन कोर्ट में है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी के वरिष्ठ आलाकमान सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या तमाम यहाँ के विभागीय पदाधिकारी हो, साध्वी प्रज्ञा को तमाम कार्यक्रमों से दूर रखा जाता है। वर्तमान के हुए इस कार्यक्रम में भी अगर देखा जाए तो साध्वी प्रज्ञा कार्यक्रम के पूर्व में ही शामिल थी, बावजूद उसके जब मंच पे उनका स्थान सेकेंड रो में रखा गया तो इस बात को भी नकार नहीं जा सकता है कि लगातार इस बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने कार्यक्रम के बीच में जाना मुनासिब समझा। आलाकमान तक निश्चित ही बात जाएगी, साध्वी प्रज्ञा के जो मैनेजमेंट की टीम है और ट्वीट के माध्यम से भी ये चीज जाने भी संभवतः तय है। शैलेंद्र, क्या लग रहा है अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का मोह ही भंग हो जाए भारतीय जनता पार्टी से और कहीं आने वाले समय में कोई अलग ही राजनीति देखने को मिल जाए? देखिए, इस पहलू को चूंकि साध्वी प्रज्ञा संगठन आरएसएस से जुड़ी हुई है और दूसरी ओर अगर पूर्व के चुनाव में जिस तरह से सांसदी का चुनाव जीतने में यहाँ पर साधुवाद और तमाम बड़े नेता की यह कल्पना बीजेपी द्वारा की जाई थी, तो इसमें एक पहलू और भी सामने आता है कि बड़े कद्दावर साधु नेतृत्व के नेतृत्व में साध्वी प्रज्ञा को भोपाल की कमान सांसद के तौर पर मिली। लेकिन अगर दूसरे पहलू पर हम बात करें तो बीजेपी संगठन में यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा मुख्य पार्टी में नई नवेली थी, तो उसको लेके भी कई बार एक ईगो की भी बात आती है कि शामिल होने के लिए साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुई है, तो यहाँ पर दूसरा पहलू भी सामने आता है। लेकिन एक आखिरी सवाल है शैलेंद्र, अगर हम बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें तो उनसे किस तरह के संबंध है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के? क्या उन दोनों के व्यक्तिगत संबंध जो है वो इस समय ठीक है या फिर इसी तरह का तनाव जो है अभी चल रहा है दोनों के बीच? देखिए, तनाव की बात तो यहाँ पर इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि साध्वी प्रज्ञा और शिवराज सिंह चौहान सीएम का दोनों ही पहलू को अलग अलग मोड़ पर इसलिए देखेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो भी वरिष्ठ कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में होता है तो उसको लूप लाइन कर दिया जाता है, भले ही वो राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय की बात हो या अन्य जो कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में उभर के आते हैं। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर अगर अटकलों की बात करें तो साध्वी प्रज्ञा बीजेपी में नई नवेली शामिल हुई है, तो इनका कोई भी ऐसा कद नहीं होता है जिसको लेके सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना कॉम्पिटिटर समझे या तमाम चीजों को लेकर अटकलें माने। लेकिन मेन मुख्य बात चुनावी दौर है, यहाँ पर एक एक चीजों को समझना होगा। नगर पालिका के चुनाव मध्य प्रदेश में अभी सामने है और वहीं पर साध्वी प्रज्ञा के ऊपर सांसद बनने के बाद भी अगर यहाँ देखा जाए तो मालेगांव बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी के तौर पे भी यहाँ पर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो यहाँ पर बीजेपी संगठित होने की बात तो करती है, लेकिन कोर्ट के विचाराधीन मामले को अगर देखा जाए तो साफ तौर पे यहाँ पर मुद्दों से बचती नजर आती है, क्योंकि छवि को मुख्य रूप से देखा गया। और यहाँ बीजेपी संगठित होने की बात भी करती है और संगठन के साथ साथ कई ऐसे रूठे मनाए लोग हैं। अभी वर्तमान में बात करें तो सिंधिया कैमे के भी कई ऐसे नेता हैं जो शामिल नहीं होते, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के जो समर्थक है, साध्वी प्रज्ञा के जो लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि इस तरह की नाराजगी को समय रहते दूर कर लिया जाए। शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो सांसद साध्वी प्रज्ञा की जो नाराजगी है वो इस समय खुलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से शिवराज जो है इस नाराजगी को दूर कर पाते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन पर सियासी तकरार जारी है और अब शिवसेना ने एनसीपी चीफ शरद पवार की खुलकर तारीफ करते हुए इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के सत्ताधीश बेफिक्र हैं। सरकार की इस बेफिक्री का कारण देश का बिखरा हुआ और कमजोर विरोधी दल है। सामना में बिना नाम लिए अन्य दलों पर भी अटैक किया गया है। संपादकीय में लिखा गया है कि लोकतंत्र का जो अधोपतन शुरू हुआ है उसके लिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि विरोधी दल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वर्तमान स्थिति में सरकार को दोष देने की बजाय विरोधियों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। विरोधी दल के लिए एक सर्वमान्य
सामान्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इस मामले में देश का विरोधी दल पूरी तरह से दिवालियेपन के हाशिए पर खड़ा है। गुरुवार को कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में एक मोर्चा निकाला। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला निवेदन पत्र लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहीं विजय चौक में कांग्रेस, प्रियंका गांधी आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 5 वर्षों में कई आंदोलन हुए, सरकार ने उनको लेकर कोई गंभीरता दिखाई हो, ऐसा नहीं हुआ। यह विरोधी दल की ही दुर्दशा है। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। इसके बाद लखपत जी जो कि कांग्रेस से है, वो भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। लखपत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से शिवसेना ने अपने मुखपत्र सापना में ये लेख लिखा और साफ तौर पर कहा है कि देश की जो दशा है, जो दुर्दशा है, उसके जिम्मेदार विरोधी दल है, किस तरह से इसे देख रहा है? क्योंकि इशारों में कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, शिवसेना ने जो अपने मुखपत्र में जो लिखते रहते हैं वो लगातार, इसमें कहीं कांग्रेस का नाम नहीं है। कांग्रेस का आपकी जानकारी होगा, 28 तारीख को कांग्रेस पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उसका मुख्य लक्ष्य इस देश के किसानों को, इस देश की जो हमारी माता बहन है, इस देश का जो बेरोजगार है, दलित जो साथी है, जो आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, संविधान में उसको कुचलने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने जिस इस तिरंगे एकजुट होकर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1915 में पूरे देश एकजुट किया था, इस तिरंगा यात्रा से कांग्रेस पूरे देश के 135 करोड़ों को एकजुट करके किसानों के समर्थन में खड़ी है। लगातार कांग्रेस जब से किसान आंदोलन चल रहे हैं, लगा संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, सड़कों पे हो, कांग्रेस ने यहाँ तक भी मांग कर दी है कि लोकसभा का विशेष सत्र बुला करके इस 3 बिलों पे जो किसान, केंद्र सरकार ने जो किसान बिल पे लड़ाई, उन पे चर्चा की जानी चाहिए। और कांग्रेस विधानसभा, लोकसभा से लेकर विधानसभाओं के अंदर से लेकर जहां सरकारें, जहां विपक्ष में किसानों के साथ खड़ी है। लगातार पूरे देश में कांग्रेस किसानों के समर्थन में नैतिक अपना समर्थन देने का काम करे, उनके साथ खड़ी है, उनको भरोसा दिलाना चाहती है कि देश का किसान के साथ पूरी कांग्रेस तन मन धन से खड़ी है। ठीक है सर, मैं अगले सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास। संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, किस तरह से देख रहे हैं आप शिवसेना के सामना को? भले ही लखपत जी ना माने, लेकिन इशारे में बहुत कुछ कह दिया गया है इस सामना में। साफ तौर पर यह कह देना कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की है। जिस तरह की दुर्दशा इस समय देश की है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? क्या इतना भी समझना मुश्किल है कि ये बातें किसके लिए लिखी गई है? देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से लेख लिखा गया है सामना में, तो कहीं न कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि विपक्ष भी इस चीज को स्वीकार करता है कि जितना मजबूत विपक्ष को होना चाहिए, आज हिंदुस्तान में और किसी भी प्रदेश में विपक्ष उस स्थिति में नहीं है, उतनी मजबूती में नहीं है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। ये चीजें हमें संसद में भी दिखाई देती है, ये चीजें हमें विधानसभाओं में भी दिखाई देती है, और ये चीजें हमें सड़कों पे भी दिखाई देती है। और इस चीज के लिए ये भी हकीकत है, जिम्मेदार विपक्ष है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास खोने का काम किया है विपक्ष ने। जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, कांग्रेस ने लंबे टाइम तक शासन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हाशिए पर जा चुका है, क्योंकि जनता का विश्वास ज्यादातर प्रदेशों में खो चुकी है। और आप देखिए कई ऐसे बड़े प्रदेश हैं जहां बहुत लंबे समय से कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट है, आपको याद भी नहीं होगा कब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बिहार जैसा प्रदेश है, आपको याद भी नहीं होगा कब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। तो ये चीज दर्शाती है कि विपक्ष कमजोर हुआ है और उन्होंने जनता का विश्वास खोने का काम किया है, और यही चीज आज सामने में लिखी गई है।
बिल्कुल, तमाम जो बातें हैं सामना में लिखी गई हैं। लखपत जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा कि ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है और ना ही इस तरह की कोई इंटेंशन थी उनकी, लेकिन उन्होंने सामने अपने सामना में आगे सीधे सीधे कांग्रेस का नाम भी लिया है और लिखा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए नाम का एक राजनीतिक संगठन है। इस यूपीए की अवस्था फिलहाल एक एनजीओ की तरह नजर आती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी भी आप मानेंगे नहीं? यूपीए तो आपका ही संगठन है, ये तो किसी और का है नहीं। मैं आपसे राजनीतिक रूप से देश के अंदर कांग्रेस ने 6 बार अपने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाए, 5 बार कांग्रेस ने अपने जो समान विचारधारा के दल है उनके साथ देश के बार लगातार 11 बार कांग्रेस लगभग 11 बार देश के अंदर सरकार बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस ने देश के अंदर 41 साल तक शासन किया, देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिला, देश के विकास में आधुनिक भारत को बनाने का जो उनका सपना था उसमें कांग्रेस ने बड़ा योगदान दिया। रही बात है, मैं आपसे कह सकता हूं कि जिन बातों पे आप कह रहे हैं, इस देश के अंदर कांग्रेस ने ही इस किसानों को एमएसपी 1973 में लागू करवाए। हरित क्रांति कांग्रेस लाए, श्वेत क्रांति कांग्रेस लाए, नीली क्रांति कांग्रेस लाए, पीली क्रांति कांग्रेस लाए। जितने भी क्रांतियां इस देश के अंदर कांग्रेस के किसानों के ली गई वो कांग्रेस की देन है। इस देश के अंदर जितने भी बड़े बदलाव किसानों कृषि को लेके हुए सारे कांग्रेस ने किए। नहीं सर, मैं कांग्रेस कथा के लिए नहीं कह रही हूँ। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे लखपत जी। मेरा सवाल ये है कि शिवसेना के साथ क्या आपकी किसी तरह की कोई अनबन चल रही है? मेरा सवाल सर यही रहेगा लखपत जी। अभी मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास ही लौटूंगी। देखते रहिए एएनबी न्यूज। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं शिवसेना के सामना में लिखी गई तमाम उन बातों के बारे में जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही निशाना साधा गया है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। सर, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या शिवसेना के साथ किसी तरह की कोई खटपट या अनबन है जो इस तरह की बातें सामना में लिखी जा रही है? देखिए, सामना का अपना जो मुख्य पत्र है उसमें जो लिखा है, लेकिन देखो इस यूपीए की जो बातें कर रहे हैं आप, उसमें शरद पवार जी जो बहुत सम्मानित नेता रहे कांग्रेस और किसानों के बड़े नेता भी रहे, वो कृषि मंत्री रहे हैं और उनके लगातार उस सामना में स्वागत किया गया। ये कैसे हो सकता है कि जिस सरकार में कृषि मंत्री रहे उसकी तो तारीफ की जाए, जो सरकार चला रहे उनको कहा जाए कि ये ठीक नहीं था, ये आप समझ सकते हैं। और शरद पवार जी की तारीफ की गई। शरद पवार जी को इसमें पहले भी फ्रंट पे लिया गया। उन्होंने जो केंद्रीय कृषि बिल आए हैं उनके विरोध में शरद पवार जी ने क्या क्या कहा, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और देश के अंदर ये माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का दमन करने की बात करेगा तो कांग्रेस अपने तन मन धन और आत्मा से किसानों के साथ खड़ी रहेगी। ये किसी के देने के या लिखने से कांग्रेस को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस को किसी का लिखने न लिखने से बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण यह है कि जिस संविधान और जिस तिरंगे को कांग्रेस ने बनाया है उसका वो मजबूती के साथ खड़े रहे, लोकतंत्र मजबूती के साथ खड़े रहे, आम आदमी उस गरीब से गरीब आदमी की आवाज उस संसद तक पहुंचे और उसके लिए निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने के जो प्रयास किए जाते हैं उसके लिए कांग्रेस लड़ती रहेगी। ठीक है संदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष और यूपीए के भविष्य पर सीधे सीधे सवाल उठाए गए हैं। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा कांग्रेसी नेता उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना ज्वाइन की, तो इससे आप समझ सकते हैं कि संबंध कितने अच्छे हैं। जो साथ में सरकार चलाते हुए भी एक दूसरे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शिवसेना का जो वोट बैंक है, शिवसेना की जो विचारधारा है, कांग्रेस के वोट बैंक और कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस अगर साउथ है
तो शिवसेना नॉर्थ है। लेकिन चूंकि कुछ चीजें और कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं सरकार बनाने के लिए, या ये समझ लीजिए कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन किया गया था और उसी आधार पे सरकार चल रही है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के मनमुटाव, इस तरीके के स्टेटमेंट या इस तरीके के लेख आपको चाहे सामना के माध्यम से हो, चाहे दूसरे न्यूज़पेपरों के माध्यम से हो, चाहे टीवी चैनल्स के माध्यम से हो, अक्सर सुनने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं। देखिए संदीप जी, तो क्या ऐसा माना जाए कि जिस मंशा के साथ ये गठबंधन किया गया था वो मंशा ही ठीक नहीं थी? किसी राजनीतिक पार्टी को रोकने के लिए ये गठबंधन किया गया, ना कि प्रदेश की विकास धारा को बहाने के लिए या प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए। उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह की जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है और सामना में तो अक्सर इस तरह की बातें लिखी ही जाती है। देखिए पल्लवी जी, ये चीज तो जग जाहिर है कि पहली जो चीज थी, फर्स्ट प्राथमिकता थी बीजेपी को रोकना। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो मतभेद है वो भी टाइम टाइम पे सामने आते रहते हैं, नाराजगी भी टाइम टाइम पे सामने आती रहती है। तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया भी इस तरीके की चीजें दिखाती रहती है। अक्सरी मातोश्री की जगह सोनिया गांधी की पोस्टर लगाती है, तो खिंचाई लगातार उद्धव ठाकरे की भी होती रहती है। और इस गठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने भी लगातार प्रॉब्लम और समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक है, राहुल गांधी के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे लखपत जी? देखिए लगातार उनको लेकर सवाल उठते रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष की तो बात ही नहीं करूंगी, उनका तो काम ही है सवाल उठाना, लेकिन अब सामना में आगे कहा है कि राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। इससे पहले शरद पवार भी ये बात कह चुकी है कि उनमें निरंतरता की कमी है। जब सबको कमी दिखाई दे रही है तो उन कमियों के सहारे आगे कांग्रेस कैसे चलेगी? देखिए, राहुल गांधी जी 2004 से लगातार सांसद रहे हैं और 2004 से 14 तक तो किसी को कमी नहीं दिखी उनमें। जब बीजेपी इस देश की सत्ता में आएगी, पूरे देश का पैसा लगभग 1400 करोड़ रुपया राहुल गांधी की छवि खराब करने से लेकर और जो आज व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी हो गई उसके माध्यम से जिस तरह का भावनात्मक प्रचार करने का काम किया जा रहा है वो देश की जनता धीरे धीरे समझने लगी है। जहां तक चौधरी साहब ने बातें की है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इससे पहले बिहार में जो गठबंधन का चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले गए, तो इसमें तो कांग्रेस ने रोका नहीं। गुजरात महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का हुआ था उसके अंदर जो उन्होंने सरकार बनाने की बात की, इसमें कांग्रेस ने कहीं टांग अड़ाने बीजेपी को रोकने के से महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस तो गई नहीं कि हम सरकार बनाएंगे। ये तो शिवसेना जी, कांग्रेस शिवसेना के लोग और उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के पास आए, उनका समर्थन लिया और मिलजुल करके एक मिनिमम जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर का सरकार बनाने का काम किया गया। ये महाराष्ट्र के विकास के लिए उस प्राथमिकता में कांग्रेस ने जोड़ा है कि ये मुद्दे हमारे रहेंगे, इन पे कांग्रेस सारी विचारधाराओं से महत्वपूर्ण प्रदेश का मुद्दा होगा और उसके विकास के लिए जो मैनिफेस्टो बनता है उन मैनिफेस्टो पे सरकार चल रही। हाँ, हो सकता है कई बार कई चीजें, ऐसा नहीं कि पार्टी 1905 में भी कांग्रेस 2 हिस्सों में टूटी थी, 15 में एक हो गई। और देश के अंदर कौन सी विचारधारा, कौन सी पार्टी ऐसे जिसमें कांग्रेस के लोग नहीं और कांग्रेस के विचारधारा के लोग नहीं? भाजपा के अंदर भी आज आप देखोगे 303 में से लगभग 200 सांसद तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। ये किसी से छुपी हुई बात है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि देखो 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस ने सत्ता में रहे और कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से लोगों ने परिवर्तन और नए स्लोगन के साथ जनता ने दूसरी पार्टी को मौका दिया और कांग्रेस में कोई कमी उसको दूर करने का काम किया जाए। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का हर जन चाहता है कि माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करें और इस देश को विकास की ओर ले जाए। इस देश के संविधान और तिरंगे की रक्षा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर कांग्रेसी जन करे। इसके लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और कांग्रेस का, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, हमें तो उनमें कोई कमी नहीं दिखती है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ने को तैयार है। और फिर ये पूरा मामला CCC का है, CCC क्या फैसला लेता है इसमें निश्चित रूप से सब स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी व्यक्तिगत इच्छा कहना चाह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस के जिन लोगों से हमारी बातें होती, चर्चा होती है, सभी लोग चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी कमान ले, नेतृत्व ले और कांग्रेस को फिर मजबूती के साथ लोगों के अंदर विश्वास, लोगों के अंदर जो कांग्रेस जन है उनका विश्वास जीते और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे ताकि देश के संविधान और देश का तिरंगा अखंडित रूप से आगे बढ़ता रहे।
ठीक है संदीप चौधरी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। तमाम बातें कही गई है लखपत जी के द्वारा, और उसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या मानते हैं वाकई में देश की राजनीति में जितनी मजबूत विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उतनी नहीं है वर्तमान समय में? देखिए पल्लवी जी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आप किसी भी मोर्चे पे देखेंगे, सबसे बड़ी जो लड़ाई विपक्ष की देखी जाती है, जो बात रखी जाती है, वो संसद में होती है। लेकिन आप देखिए, जब लोकसभा में हम बहस देखते हैं तो विपक्ष गायब मिलता है। विपक्ष के पास तर्क वितर्क करने के लिए मुद्दे नहीं है। उनका होमवर्क इतना मजबूत नहीं है कि वो सरकार को रोक सके। जिस तरीके से पहले विपक्ष होता था, हमने विपक्ष में देखा है सुषमा स्वराज जी किस तरीके से बात रखती थी, अरुण जेटली किस तरीके से विपक्ष में होते हुए बात रखते थे। आज वो चीजें हम लोग मिस करते हैं। आप कभी राज्यसभा की कार्यवाही देखिए, राज्यसभा में विपक्ष पूरी तरीके से फेल है। आज जिस तरीके से जनता किसानों के मुद्दे को लेकर रोड पे बैठी है, आप ये देखिए, जितना जो विरोध प्रतिरोध राज्यसभा में या लोकसभा में होना चाहिए था, उससे ज्यादा प्रतिरोध तो आज किसान सड़कों पे कर रहा है। जो किसान है वो विपक्ष की भूमिका कर रहा है। तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्ष कमजोर हुआ है और लगातार कमजोर हुआ है, और इसके पीछे कई बड़े नेताओं का चुनाव हारना है। अगर राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार सकते हैं तो ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और इसके अलावा कई बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव आ रहे हैं। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जनता के बीच में अपना विश्वास खोने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को लोगों से जुड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के टाइम पे अपनी कैंपेन शुरू करती है, तो वो चीज इनको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे आप जनता के बीच में जाए और उसके अलावा बिल्कुल जमीनी स्तर से अपनी पार्टी को मजबूती करने की जरूरत है, मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। ये तमाम बातें निकलकर बार बार सामने आती है। लखपत जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। देखिए, ये चौधरी जी की बात को मैं मानता हूं कि देश की जनता को जो जनादेश होता है उसका स्वागत किया जाता है। हमारे कुछ कमियां रहेंगी, निश्चित रूप से जो देश का जनादेश था वो हमारे अनुरूप नहीं रहा। 2 बार के जनादेश को जनता ने हमें नकारा है और कहीं न कहीं कमियां, लेकिन लगातार हम उसको सुधार करने का काम कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो कमियां रही है उसको दूर करने का काम करे। देश की जनता पुनः कांग्रेस को सेवा का मौका देगी। देश के विकास में जो कांग्रेस का योगदान रहा, आधुनिक भारत बनाने में जो कांग्रेस का योगदान रहा है, और देश को और आगे ले जाने में देश की जनता कांग्रेस को सेवा का मौका देगी। मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। ठीक है संदीप जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। मुझे लखपत जी की आवाज नहीं आई, आप एक बार सवाल बताएंगे? सर आखिरी टिप्पणी इस डिबेट पर मैं आपकी चाहूंगी। देखिए, आखिरी प्रतिक्रिया मेरी पल्लवी जी यही है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या अकाली दल हो, कोई भी हो, इन्हें जमीन पे रह के कार्य करना पड़ेगा और समस्याओं को उठाना पड़ेगा। आज की तारीख में किसान आंदोलित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या केवल किसानों की है। समस्या व्यापारियों की भी है, समस्या मजदूरों की भी है, समस्या छात्रों की भी है, समस्या रोजगारी की भी है। लेकिन विपक्ष को जिस संगठित होकर जिस तरीके से चीजों को उठाना चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा और विपक्ष का रोल मजबूती से अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी जाकर आगे नैया पार लग पाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि शिवसेना के सामना में तमाम बातें लिखी गई है और सीधे सीधे कांग्रेस पर ही तंज कसा गया है और ये कहा गया है कि काफी कमियां और खामियां हैं और इन्हें सुधारने की जरूरत है, और विपक्ष को बेजान बता दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि वर्तमान में देश जिस हालत में है उसके जिम्मेदार मोदी शाह नहीं बल्कि बेजुबान और जिस तरह से बेदम विपक्ष हो चुका है वो है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।